चैप्टर 54 मोक्ष की सिडक्टिव बातें, आरती जी और सुकेत जी के पछतावा आंसू। वहीं ईशानी जो इस वक्त अपने लैपटॉप के सामने बैठी थी, मोक्ष को इतनी गहरी आवाज़ सुनकर एक पल के लिए उसकी आवाज़ में खो गई। फिर अपने सेंस में वापस आकर बोली, नकुल ऑफिस जा रहा है, उसे प्रोजेक्ट रिलेटेड फाइल दे देना। क्या बस तुम्हें इतना ही कहना था? क्या और कुछ नहीं कहना है? मोक्ष ने थोड़ा नाराज़गी से बोला। उसे तो लगा था उसकी बेबी डॉल उसे मिस कर रही है, जिस वजह से उसने उसे कॉल किया है, पर उसकी बेबी डॉल ने तो उसका मूड ही बिगाड़ दिया। मोक्ष की नाराज़गी भरी आवाज़ सुन ईशानी हल्की सी स्माइल करते हुए बोली, हाँ वैसे तुम्हें क्या लगा कि मैं क्या कहने वाली हूँ? ईशानी की स्वीट वॉइस और हंसी सुनकर मोक्ष खो गया। वो भूल ही गया था कि वह नाराज़ है। फिर कुछ सोचकर स्माइल करके हस्की वॉइस में बोला, क्या ना आज तुम मेरे साथ एक रात बिताओ बेबी डॉल। मैं तो रात भर तुम्हारे होठों का रस पीना चाहता हूँ और तुम्हारी मीठी सिसकियों की आवाज़ सुनना चाहता हूँ। क्या कहती हो तुम? क्या आज हम दोनों? इतना कहकर वह रुक गया और उसकी होठों पर एक वक्त के लिए तिरछी स्माइल आ गई। वहीं ईशानी तो उसकी बात सुनकर शर्म से लाल हो गई थी। मोक्ष की हस्की वॉइस और बेशर्मी भरी बातें सुनकर ईशानी को ऐसा लग रहा था जैसे मोक्ष ये सब फ़ोन पर नहीं बल्कि उसके कानों के पास कह रहा है। इस वक्त ईशानी तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। ईशानी को खामोश देख उधर से मोक्ष की स्माइल और भी बड़ी हो गई। क्या मेरी बेबी डॉल को शर्म आ रही है? मुझे तो लगा था मेरी बेबी डॉल सिर्फ शेरनी की तरह झपट्टा मार कर शिकार कर सकती है। इतना कहकर मोक्ष हंसने लगा। उसे ऐसे हंसते देख ईशानी मोक्ष पर थोड़ा गुस्सा आ गया और वह नाराज़गी और शर्म से बोली, मैं बिजी हूँ, मैं फ़ोन रख रही हूँ। इतना कहकर ईशानी ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया और अपने चेस्ट पर हाथ रखकर ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगी। जब भी मोक्ष से बात करती थी या फिर उसके पास होती तो उसका दिल तेज़ी से धड़कता था। वहीं ईशानी के फ़ोन काटने के बाद मोक्ष अपने फ़ोन को देखकर हंस रहा था। वह इस वक्त ईशानी के शर्म से लाल हुए चेहरे को इमेजिन कर रहा था। अगर इस वक्त कोई मोक्ष को देख लेता तो उसके चार्म में खुद को खोने से नहीं रोक पाता। मोक्ष की स्माइल उसकी ग्रीक गॉड पर्सनालिटी को और भी डैशिंग बना रहा था। इस वक्त मोक्ष को देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि यह वही मोक्ष है जिसे पूरी दुनिया वाले डेविल और ना जाने किस किस नाम से बुलाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ईशानी के रूम में उसके चारों दोस्त ईशानी को घेर कर खड़े थे और चारों ईशानी को अपनी घूरती नज़रों से देख रहे थे, जैसे ईशानी ने उनके प्रति कितना बड़ा अन्याय किया हो। क्योंकि रितिका ने थोड़ी देर पहले जैकी को कॉल किया था और जैकी ने अपना सीना गर्व से चौड़ा करके प्राउड के साथ बोल दिया था कि अब ईशानी बॉस की ज़िंदगी में जीजू आ चुके हैं और वे बहुत ज़्यादा हैंडसम और डैशिंग हैं। और जैकी ने सबको जलाने के लिए बहुत कुछ बढ़ा चढ़ाकर बोला था, जैसे कि बॉस सबसे ज़्यादा प्यार मुझसे करते हैं। बॉस ने तो तुम सबको नहीं बताया और मुझे लेकर अपने ससुराल गए थे। वहीं पर ही नंबर 1 रहूँगा क्योंकि बॉस मुझे साथ लेकर गए थे। क्या तू अब भी हमें अपना दोस्त मानती है क्यूटी? रितिका ने मुंह फुलाकर बोली। हाँ ईशू, तू किसी के साथ रिलेशनशिप में है और तूने हमें कुछ नहीं बताया, नंदिनी ने भी ईशानी को घूरते हुए बोली और इतने आगे बढ़ गई कि अपने ससुराल चली गई। उसने उनसे मिलने, वो भी उसे बड़ बोले जैकी के साथ। क्या तुझे हम सबको इस बारे में बताना ज़रूरी नहीं लगा? काव्या ने भी नाराज़गी से बोली। हाँ, अगर तू पहले बताती तो हम भी जीजा जी से मिल लेते और तुझे इतना भी क्या जल्दी थी अपने ससुराल जाने की? हमारे आने का तो वेट कर लेती, हम भी तेरे साथ जाते। हमें भी देखना था कि हमारे दोस्त ने किसे पसंद किया और उसकी फैमिली कैसी है। क्या तुम हम सबको अपना नहीं मानती हो जिस वजह से तूने हम सबको इस बारे में नहीं बताया? अनुजा ने भी सबका साथ देते हुए दुखी होते हुए बोली। वहीं ईशानी तो उन चारों की कंप्लेन चुपचाप खड़ी होकर सुन रही थी। तभी रितिका बोली, अच्छा ये सब छोड़ क्यूटी, तू पहले मुझे बता कि आखिरकार जीजू हैं कौन और तुम दोनों कहाँ मिले? तभी काव्या बोली, हाँ ईशा, मुझे जानना है कि ऐसा कौन है जिसने तेरा दिल जीत लिया है और तूने इतना कम टाइम में 2 साल से जिसे ढूंढ रही है उसे छोड़कर किसी
और से प्यार कर लिया। ऐसे अच्छा भी है। मैं तो पहले ही कह रही थी कि तुझे उस इंसान को भूल जाना चाहिए और अच्छे बंदे के साथ सेटल हो जाना चाहिए। आखिर मेरी ईशू इतनी प्यारी जो है। नंदिनी ने एक प्यारी स्माइल करते हुए बोली। ईशानी सबको चुप कराते हुए बोली, शट अप। उसकी बात सुनकर चारों चुप हो गए और ईशानी के बॉयफ्रेंड के बारे में बोलने का इंतजार करने लगे। तभी ईशानी उन सब पर बम गिराते हुए बोली, मोक्ष राजवंश है वो। पहले तो वह सब सन्नाटा हो गया, फिर तभी तीनों की चिल्लाने की आवाज़ आई, क्या? मोक्ष राजवंश? बिजनेस वर्ल्ड का बेताज बादशाह? नंदिनी ने शौक होते हुए बोली। वो एरोगेंट हैंडसम कोल्ड सीईओ जिसे पाने का सपना हर लड़की देखती है। अनुजा ने भी शौक होते हुए पूछा, क्या वो मोक्ष राजवंश जिसे पूरी दुनिया डेविल और रूथलेस बिजनेसमैन किंग के नाम से जानती है? काव्या ने भी आंखें बड़ी करके पूछा, क्या सच में इंडिया के मोस्ट हैंडसम हैंग बैचलर मेरे जीजू बनने वाले हैं? वाह, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, रितिका ने खुशी से उछलते हुए बोली। उनकी इतने जोर से चिल्लाकर सवाल पूछने की वजह से ईशानी के सिर दर्द करने लगा था। तभी काव्या बोली, अच्छा हुआ एटलीस्ट जीजू के साथ तो खुश रहेगी और उस लड़के को भूल जाएगी जिसने तेरे फर्स्ट किस चुराई थी, वरना मुझे तो डाउट था कि कहीं उस इंसान के चक्कर में मेरी प्यारी खूबसूरत दोस्त कुंवारी ना रह जाए। तभी ईशानी ने डेविल स्माइल करते हुए उन सब के ऊपर एक और बम गिराते हुए बोला, ये वही तो है क्या? फिर से चारों की चीखने की आवाज़ आई। क्या आज उनके यह दोस्त शौक दे रही है? उनके जान से मारना चाहती है क्या? तभी अनुजा सेंस में वापस आकर बोली, मतलब मोक्ष आई मीन जीजू वही इंसान है जिसे तू 2 साल पहले मिली थी? हाँ, ईशानी ने कैजुअली बोला। उसका मतलब जीजू है वे इंसान है जिन्हें तूने बचाया था उस दिन, जिन्होंने तेरे फर्स्ट किस चुराई थी। हाँ, ईशानी ने फिर से नॉर्मल कहा तो सब और भी शौक और खुश हो गए। ये तो बहुत अच्छा है कि जीजू जल्दी मिल गए, वरना मैं तो तेरे लिए स्वयंवर रखने के बारे में सोच रही थी ताकि तुझे तेरा प्रिंस चार्मिंग मिल जाए, रितिका ने अपने दांत दिखाते हुए कहा। इसकी बात सुनकर सब हंस दिए। सब खुश भी थे कि ईशानी जिसे ढूंढ रही थी वो इंसान मिल गया है। अब सबको भी जीजा जी से मिलना है, वरना ये जैकी ये की बात पर हमेशा हमें चिढ़ाता रहेगा और डींगे हाँकता रहेगा कि जीजू उसके हैं और जीजू उसे अहमियत देते हैं और तेरे ससुराल वालों से पहले मिला है, नंदिनी ने मुंह बनाते हुए कहा। शाम के वक्त सुकेत जी ऑफिस से आ गए थे। रूम में आरती जी और सुकेत जी बात कर रहे थे। आरती जी ने आज जो कुछ भी हुआ वो ईशानी के दोस्तों के बारे में सुकेत जी को बता दिया। दोनों के दिल में एक चुभन सी हो रही थी। आरती जी मायूसी से बोली, जब वो यहाँ थी तब अगर हम सब ने उसे अपना माना होता तो उसे थोड़ी सी प्यार दिया होता तो आज वो भी हमारा साथ होती। हाँ, जानते ही हूँ, हम सब ने बचपन से प्रिया को लाड प्यार से प्रिंसेस की तरह पाला, जिस वजह से हम ईशानी को प्रिया की जगह नहीं दे पाए और वे हमारी खुद की बच्ची थी, हमारा खून। हमें उसे ऐसे अजनबियों की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए था। सुकेत जी, इतना कहकर आरती जी की आंखों से आंसू बह गए। सुकेत जी आरती जी को दिलासा देते हुए बोली, हाँ, हम मानते हैं हमारी गलती है, हमें उनका साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए था, उनकी बात पर विश्वास करना चाहिए था। पर अब रोइए मत, अब तो वो इसी घर में रहेगी, हम सब उसे मनाने की कोशिश करेंगे। सुकेत जी की बात सुनकर आरती जी रोते हुए बोली, सुकेत जी, मुझे फिर से पहले की तरह ईशानी के मुंह से अपने लिए माँ सुनना है। सब मेरी गलती है कि मैं कैसे अपने खुद की बच्ची जिसे मैंने जन्म दिया था उसे खुद से इतना डर दूर कर दिया। मुझे उसे प्यार देना चाहिए था। बच्चों को बदलने में ईशानी की तो कोई गलती नहीं थी, फिर क्यों हम सब ने उसे प्यार नहीं दिया? क्यों उसे हम सब ने नहीं समझा? वह हमारा खून है सुकेत जी, आपका और मेरी इकलौती बेटी थी वो। भले ही प्रिया हमारी बेटी है, बचपन से हमारे साथ रही है, पर सच तो यही है न कि ईशानी की इस खानदान की और हमारी इकलौती बेटी है जिसके लिए हमने मन्नत मांगी थी।
पर एक गलती की वजह से हमारी बच्ची हमसे अलग हो गई और माँ बाप और 4 भाई होते हुए भी अनाथ आश्रम में दर्द में अपनी ज़िंदगी बिताई। और जब वे यहाँ आई हम सबके प्यार के लिए तरसती थी वे, पर हम सब ने उसे कभी प्यार नहीं दिया और हमारे फिर से की गई गलतियों की वजह से हमारी बेटी हमसे आज इतना दूर हो गई है। तब वे हम सबको अपना माँ बाप भाई कुछ नहीं मानती, उसे अब हम सबकी प्यार की कोई ज़रूरत नहीं है सुकेत जी। पर जब वे मुझे किसी अजनबी की तरह आंखों में नफ़रत लिए देखती और माँ के बदले मिस मेहरा कहकर बुलाती है तो मेरे दिल में बहुत दर्द होता है। हम सब ने खुद ही अपनी बच्ची को खुद से दूर कर दिया है सुकेत जी, अब वे कभी हम सबको अपना नहीं मानेगी। इतना कहकर आरती जी सुकेत जी के कंधे पर सिर रखकर रोने लगे। सुकेत जी का हाल भी कुछ ऐसा ही था। आज पहली बार उनकी आंखों में आंसू थे। आरती जी की सारी बातें में सच्चाई थी। ईशानी उनकी इकलौती बेटी थी जिसे उन्हें खुद ठुकराया था। उनका दिल जैसे बैठा जा रहा था। कुछ देर बाद सब डाइनिंग हॉल में थे, सिर्फ समीर को छोड़कर, क्योंकि वह सिटी से बाहर मीटिंग के लिए गया था। ईशानी और उसके चारों दोस्त भी वहां आ गए। चारों ईशानी को कुछ न कुछ बोलकर हंस रहे थे। ईशानी के फेस पर भी एक छोटी सी स्माइल थी जिस वजह से वे और भी प्यारी लग रही थी। सभी घर वाले ईशानी को हंसते देखकर खुश थे, सिर्फ प्रिया को छोड़कर। आरती जी और सुकेत जी भी अपनी आंखों में खुशी और नमी लिए ईशानी को देख रहे थे। आज तक आने के बाद उसे उन लोगों ने ईशानी को ऐसे खुद को हंसते हुए नहीं देखा था। अभी के लिए इतना है दोस्तों, मिलते हैं अगले चैप्टर में।